तो हमने स्टार्ट करना है बजटिंग का जो पहला चैप्टर जो एमसीक्यूज के लिहाज से, किट के लिहाज से स्टार्ट होता है, वो 15 चैप्टर है, ठीक है ना, बजटिंग के नाम से। सबसे पहले 15.1 है। 15.1 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग। वो पूछा कि बजटिंग का मकसद इनमें से कौन कौन सा है। वैसे तो हमें नॉर्मली ज़हन में होता है ना कि बजटिंग क्या है, कि हम आज बैठे हैं और हमने आने वाले साल का प्लान बनाना है। हमने आने वाले साल का क्या बनाना है, प्लान बनाना है। ये प्लान क्या होता था कि हम इस पे कल को अमल करेंगे, हम इस पे कल को चलेंगे, जिससे हमारे बिजनेस, हमारा जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी और हमारा बिजनेस जो है ना अच्छी तरह चलेगा, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है कि इसमें से ठीक है, ये तुम्हारे ज़हन में एक बजटिंग का एक वो बना हुआ है, एक डेफिनेशन सी बनी हुई है, एक मतलब सा बना हुआ है। लेकिन बजटिंग के कोई मकसद मकासद भी तो होंगे ना, कि और भी तो मकसद होंगे, और भी तो उसके फायदे होंगे, तो वो पूछ रहा है। अब सबसे पहला देखा जाए, कह रहा है कोऑर्डिनेशन। देखो, कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि आपस में ना, आपस में कम्युनिकेशन होना। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बेसिकली ना कह लो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे एक ही बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, एक सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है, एक एडमिन के डिपार्टमेंट का बंदा है। जब बजटिंग करनी होती है ना, जिस वक्त बजटिंग करनी होती है, तो फिर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं परचेज डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, ठीक है, मैं हूँ परचेज डिपार्टमेंट का बंदा। मैंने मेरा मतलब मेरा क्या काम है, रॉ मटेरियल मंगवाना। लेकिन रॉ मटेरियल मैं तब मंगवाऊंगा ना जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर मुझे कहेगा कि भाई माल कम हो गया। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन तब करेगा ना जब सेल्स डिपार्टमेंट कहेगा भाई कस्टमर ज्यादा है, प्रोडक्शन जल्दी करो, ठीक है। और इन सबको मैनेज करने वाली एडमिन होगी। तो तमाम आपस में बिजनेस जो है जब बजट बना रहे होंगे, उस वक्त आपस में इनका ताल्लुक होगा कि नहीं होगा। जब परचेज डिपार्टमेंट ने कहा कि मैंने इतना बजट बनाना है, वो पहले कॉन्टेक्ट करेगा ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से, एडमिन करेगा सबसे कि यार बताओ क्या हिसाब किताब है, ताकि मैं सैलरीज वगैरह उसके हासिल लगाऊं, ठीक है, कितने बंदे आपने रखने हैं, कितने, हर चीज के लिए आसे। तो कोऑर्डिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। कि बजटिंग जो है ना, ये एक सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आने वाला प्लान, इससे बहुत ज्यादा, इसके और ज्यादा मकसद होते हैं कि आपस में कोऑर्डिनेशन रखी जाए। तो पहला मकसद जो है कोऑर्डिनेशन। दूसरा मकसद क्या है, दूसरी चीज बोला कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन आर समहाउ सेम, ठीक है। वो बस कोऑर्डिनेशन होता है आपस में ताल्लुकात होता है। कम्युनिकेशन का मतलब भी यही होता है कि आपस में बातचीत करना। तो बात तो एक किस्म की यही होगी ना कि आपस में एक बॉन्ड होना, आपस में कंपनी के अंदर जो जो मैनेजर्स हैं, जो जो हायर मैनेजमेंट, जो जो लोअर मैनेजमेंट है, सबका आपस में ताल्लुक होना। इस तरह कंपनी जो है ना, वो कह लो कि इस तरह कंपनी क्या करती है कि ज्यादा अच्छी रहती है बनिस्बत इसके कि एक कंपनी का एक बंदा दूसरे को जानता ही नहीं है। तो उस तरह फिर वो एक मजे वाला सीन नहीं रहता, एक फ्रेंडली माहौल नहीं रहता। फ्रेंडली माहौल के लिए बजटिंग का मकसद ये होता है कि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना, ठीक है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बेसिकली पता क्या है। एक्सपेंशन का मतलब देखो ना, एक्सपेंशन एक होता है कि ये एक प्लान होता है कि हम क्या करें, हम जो है ना किसी अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर लें, ठीक है, या किसी चीज को बना लें। उसके लिए हम पूरा प्रॉपर एक फ्रेमवर्क, प्रॉपर एक सिस्टम बनाते हैं, एक्सपेंशन प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन इटसेल्फ जो है ना, वो बजटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बजटिंग जो है ना, अगर कोई बंदा रिलेट कर भी दे ना एक्सपेंशन को, लेकिन वो अगर देखा जाए तो बजटिंग का असल मकसद जो है ना, वो एक्सपेंशन नहीं होता। एक्सपेंशन के लिए अलग प्लान्स बनाए जाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक चीज चल रही है, मैं उसको बेहतर करने के लिए, बेटर करने के लिए जरूर कर सकता हूँ बजटिंग। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अगर इस डिपार्टमेंट के लिए बनाई है, डिपार्टमेंट 1 के लिए, और बजटिंग की है, और डिपार्टमेंट 2 जो है, डिपार्टमेंट जो 2 है, ये भी है नहीं, अभी नहीं है। सिर्फ एक कंपनी के पास ना एक ही डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ही है। कल को वो कहता है कि हमने एक और डिपार्टमेंट खोलना है, एक्सपेंशन करनी है, तो उसके लिए वो बजटिंग नहीं करेगा। उसके लिए वो प्रॉपर अलहदा से उसका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेगा, वहां पे उसकी प्रोजेक्ट अप्रेजल करेगा, वहां पे उसकी वो एनपीवीज देखेगा, वहां पे उसकी वो, हमने पढ़ा ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एनपीवी देखता है जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, एक्सपेंशन करता है, उसके लिए वो चीजें देखेगा। बजटिंग इटसेल्फ, एक्सपेंशन इटसेल्फ जो बजटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये एक्सपेंशन नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का जो मकसद था क्यों है, वो मैंने आपको बताया। रिसोर्स एलोकेशन, देखो रिसोर्स एलोकेशन जो है ना, वही तो बात है बजट। देखो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बात करें कि हमने ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बंदे ने कहा कि ना हमें बनाने यूनिट्स, वो डिपेंड करता है जितने हमें सेल्स डिपार्टमेंट कहेगा। सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा भैया आप बना दो 1000 यूनिट्स, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल महीने में बजट बनाना है।
तो परचेज डिपार्टमेंट को बताया कि भाई 1000 क्या है सेल्स ने, तो आप 1000 मंगवा लो। परचेज डिपार्टमेंट ने 1000 यूनिट्स मंगवा ली, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट जो है सप्लायर ढूंढता है ना, हमने पढ़ा हुआ मटेरियल में कि सप्लायर ढूंढा जाता है। तो सप्लायर जो है वही ढूंढा जाएगा ना जिसकी कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट यानी फिर टोटल कॉस्ट जो हम माल मंगवाए वो सस्ता हो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो, उसी सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे ना। रिसोर्स का मतलब होता है कि आपके पास जो अवेलेबल चीजें हैं, हमारे पास जो पैसा है, कॉस्ट यानी जो हमारे पास मनी है, उसको किस तरह एलोकेट करना है चीजों में। तो बजटिंग करते हुए सबसे पहले यही तो देखा जाता है कि जो हमारे पास हमारा बजट क्या है। यही तो होता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है ना आपका बजट क्या है, बजट को फिर आगे डिवाइड किया जाता है कि अच्छा इसमें से इतना हिस्सा इस रॉ मटेरियल के लिए, इतना हिस्सा सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, इतना हिस्सा सैलरीज के लिए, इतना हिस्सा एडमिन के लिए, इतना हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इतना हिस्सा क्या कहते हैं बिल्डिंग के रेंट के लिए, इतना हिस्सा ये ऑफिस बॉयज के लिए। तो ये चीजों को क्या रिसोर्स को एलोकेशन करने का नाम ही तो बजट है। कल को इसी चीज पे अमल किया जाता है, कल को इसी चीज पे एप्लीकेशन की जाती है और एक्चुअल के साथ कंपेयर करके कल को कंट्रोल कंट्रोल चलो एक अलग बात है, लेकिन बजटिंग प्लानिंग क्या चीज है, उसका मकसद क्या है? रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन डायरेक्टली एक ऑब्जेक्टिव है, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन एक ऑब्जेक्टिव है, बट एक्सपेंशन एक्सपेंशन इज लाइक जिसको एक्सपेंशन करनी होती है वो बजटिंग नहीं करता, वो उसके लिए जाता है प्रोजेक्ट अप्रेजल यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो मैंने पढ़ाया हुआ चैप्टर, वो उस पर जाता है। तो ये बात होती है कि जो है ना ये तीन जो है ना 1, 2 और 4 ये तीनों क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। इसका आंसर है बीटा। तो ये हो गया हमारे पास 15.1। 15.2 की तरफ जाते हैं। 15.2 में वो पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट डज द स्टेटमेंट सेल्स इज द प्रिंसिपल बजट फैक्टर मींस। मैंने जब आपको बजटिंग पढ़ाया स्टार्ट किया मैंने कहा कुछ स्टेप्स होते हैं बजटिंग के, जिसमें मैंने आपको कहा ये पहले ऑब्जेक्टिव देखते, फिर ये देखते, फिर वो देखते, फिर प्रिंसिपल बजट फैक्टर देते हैं। मैंने वहां पे आपको प्रिंसिपल बजट फैक्टर जब आया ना टर्म, तो मैंने आपको उस वक्त बताया कि प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब है लिमिटिंग फैक्टर। अगर हम बात करें तो हमने लिमिटिंग फैक्टर MA2 लेवल पे पढ़ लिया हुआ है। जिन लोगों को तो होगा ना कि जिन लोगों ने F2 डायरेक्टली स्टार्ट किया हुआ है, जिन्होंने डायरेक्टली उनको मैं बताता चलूं, उनके लिए ये बात है कि लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि जो ऐसा फैक्टर जो कंपनी की ना प्रोडक्शन को लिमिट करे, प्रोडक्शन को लिमिट करे। वो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि आपका मटेरियल कम है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, आपकी लेबर नहीं आपके पास है तो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, आपके सेल्स कम है, डिमांड कम है तो आप नहीं कर पा रहे, मशीन आवर्स कम है तो आप नहीं कर पा रहे। तो ऐसा फैक्टर जो कम, अब ये देखो वो यही पूछ रहा है, वो कह रहा है सेल्स इज अ प्रिंसिपल बजट फैक्टर। इसका मतलब क्या है? तो सीधी सीधी बात है ना कि भाई वो कंपनी की सेल्स डिमांड नहीं है, वो उतनी सेल्स अचीव नहीं कर पा रही जितनी उसको जितना वो करना चाह रही है उतना वो अचीव नहीं कर पा रही। इसका मतलब यही हुआ ना, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब यही है ना कि मटेरियल अगर लिमिटिंग फैक्टर तो यही मतलब है ना कि जितनी उसको मटेरियल रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल नहीं है। लेबर का यही मतलब है ना लिमिटिंग फैक्टर की, जितनी उसको लेबर रिक्वायर उतनी अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह सेल्स इज अ प्रिंसिपल बजट फैक्टर मीन सेल्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर, दैट मींस दैट उनको जितनी सेल्स रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है। द लेवल ऑफ सेल, ए वो कह रहे हैं द लेवल ऑफ सेल्स विल डिटरमिन द लेवल ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड। ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने कहा कि जिसमें एक्टिविटी जो है वो लिमिट हो जाए। द लेवल ऑफ सेल्स विल डिटरमिन द लेवल ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ पीरियड, इसका ये भी मतलब नहीं है। सी द कंपनीज एक्टिविटी आर लिमिटेड बाय द लेवल ऑफ सेल्स इट कैन अचीव। वो क्या कह रहा है कि कंपनी की एक्टिविटीज जो है ना लिमिट में आ गई है, एक एक उसकी हदूद आ गई है। वो ये नहीं डिमांड ये नहीं है कि अनवाइड डिमांड है, डिमांड ये है कि वो एक लिमिट में आ गई है। ठीक है, बाय द लेवल ऑफ सेल्स इट कैन अचीव, कि जितना वो करना चाह रही थी ना उसके लिहाज से कंपनी की एक्टिविटी जो है ना वो लिमिट में आ गई है। ठीक है, कंपनी बाउंड हो गई है कि वो कंपनी अपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 1000 यूनिट्स बना लिए, ठीक है, लेकिन पता चले बायर बिक नहीं 600 है, पूरे महीने में 600 से ऊपर बिक ही नहीं सकते, कस्टमर ही 600 है, तो क्या करोगे? तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये सेल्स इज अ प्रिंसिपल बजट फैक्टर। दैट्स व्हाई बजटिंग में हम पहले देखते हैं कि भाई अन्य वहां नहीं हमने क्या देना कि जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में अभी ऊपर वाले MCQ में क्या बोला अभी कि प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा 1000 यूनिट्स बेचने तो 1000 बनाओ। ठीक है, सेल्स यूनिट्स ने पहले देखा होगा कि भाई बायर डिमांड कितनी है, डिमांड अगर 2000 है तो वो 2000 का कहता है, डिमांड अगर बायर 2000 है तो वो क्या कहते हैं, कहता है कि भाई 2000 यूनिट्स बनाओ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल डिमांड अगर 1000 है तो वो क्यों कहेगा कि भाई 2000 बनाओ?
अगले 2000 बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2000 यहाँ बना भी दे अगर, तो सेल्स आगे बेचेगा किसको वो चीजें? तो ये चीज होती है, इसका मतलब है ये कि लिमिटिंग फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या है? 40। अच्छा, तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स 15.3। बेसिकली 15.3 में वो क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है अगर हम देखें, एक मिनट, इसका थोड़ा कलर चेंज कर ले। कलर भी मजे का कोई नहीं है यार, चलो रेड रखते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है, QT manufactures a single product and an extract from their flexed budget for the production cost is as follow। फ्लेक्स बजट, फ्लेक्स बजट हमने पढ़ा हुआ है। फ्लेक्स बजट बेसिकली, फ्लेक्स बजट का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। फ्लेक्स बजट ये होता है असल में कि देखो, जब कंपनी ना नॉर्मल बजट बनाती है ना, एक मिनट में आपके साथ जरा शेयर करता हूँ स्क्रीन, देन आई विल टेल यू व्हाट द बेसिक थिंग इज। मतलब मैं कहने का मतलब क्या बेसिकली वो बताता हूँ आपको। अच्छा, तो देखो सीन क्या है, नॉर्मली जब कंपनी बजट बनाती है ना, जो ओरिजिनल बजट होता है जो शुरू में बनाती है, वो बजट कहलाता है ओरिजिनल बजट या फिर मास्टर बजट। ये देखो, जो सबसे पहले बजट बनाया जाता है, मैंने क्या बोला, जो सबसे पहले बजट बनाया जाता है, सबसे पहला बजट बनाया जाता है जिस वक्त कंपनी को कुछ नहीं पता होता है एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं, अभी स्टार्ट है, अभी ईयर स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, उस बजट को क्या बोलते हैं? मास्टर बजट या फिर ओरिजिनल बजट। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ना साथ साथ रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बजटिंग जो है ना वो साथ साथ रिवाइज होती चली जाए थोड़ी बहुत, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के लिए MCQ समझना भी इजी हो और बार बार फिर वो इशू भी ना बने, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि मास्टर या ओरिजिनल बजट जो है ना, वो बजट होता है जो सबसे पहले बनाया जाता है, ठीक है। कंपनी ने बना लिया जनाब बजट के, हम 1000 यूनिट्स के मुताबिक बजट बना रहे हैं कि हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे, उसके मुताबिक ये मटेरियल कॉस्ट, ये लेबर, ये जो भी उसने कॉस्ट वगैरह की, उसके बाद टोटल कॉस्ट जो भी इसका अपना हिसाब किताब था, ठीक है ना। अरसा गुजरा, अब एक्चुअल जब देखने की यार साल गुजरा जिसके लिए बजट बनाया था, साल गुजर गया, जब एक्चुअल रिजल्ट आए तो एक्चुअल रिजल्ट पता चला कि जनाब हमने बना लिए 1200 यूनिट्स। अब जनाब इसके भी रिजल्ट्स आए होंगे, इसकी एक्चुअल कॉस्ट भी लगी होंगी सारी की सारी जिस तरह ये बजट लगी, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करना, इट वुड बी अनलाइक कंपैरिजन, इट वुड बी अनलाइक कंपैरिजन। 1000 यूनिट्स के कोर्स को 1200 यूनिट्स के साथ मिलाना, तो होता क्या है, इस ओरिजिनल बजट को कन्वर्ट कर लिया जाता है इनटू द बजट जिसको बोला जाता है फ्लेक्स बजट। वो बजट क्या होता है, वो असल में होता ये है कि बजट के मुताबिक एक नया बजट बनाया जाता है कि किस एक्टिविटी लेवल पे, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल क्या है? 1200। हम क्या करेंगे, 1200 की एक्चुअल रिजल्ट्स तो आ गए हैं, मैं ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, ये बजट नहीं है, ये एक्चुअल जो असल में आ गई है, ये वो पॉइंट है, ये वाला वो पॉइंट है कि जो बजट था, इस 1000 को कन्वर्ट किया जाता है और नया बजट बनाया जाता है 1200 के मुताबिक। 1200 के मुताबिक एक नया बजट बनाया जाता है जिसे बोला जाता है फ्लेक्स बजट। इसको फिर बाद में इसके कॉस्ट के साथ कंपैरिजन किया जाता है क्योंकि वो फिर लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। गधों को घोड़ों के साथ थोड़ी कंपेयर किया जा सकता है, गधों को गधों के साथ कंपेयर करोगे, घोड़ों को घोड़ों के साथ करोगे, इसी तरह 1200 यूनिट्स की कॉस्ट को 1200 यूनिट की कॉस्ट से करोगे एक बजट और एक्चुअल को, तो इस वजह से उस बजट को कन्वर्ट किया जाता है। फ्लेक्स बजट का ये मतलब होता है। वापस अब हम वापस MCQ की तरफ चलते हैं। देखो अब वो क्या कह रहा है कि उसने बनाया है देयर फ्लेक्स बजट, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन कॉस्ट इज एज फॉलो। उसने वैसे ही फ्लेक्स बजट से रिलेटेड कोई बात नहीं की, बात उसने कोई और ही करनी है, लेकिन फ्लेक्स बजट मैंने वैसे ही समझा दिया ताकि पता हो, ठीक है। एक्टिविटी लेवल क्या दिया है? 80%, 90%, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल लगा है जनाब 2400, 2700 लेबर लग रही है, जिस तरह 2120 और 2160 इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या सीन है, हाँ, अब ये सीन है कि जनाब व्हाट वुड बी द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अलाउंस विल बी इन द बजट फ्लेक्स एट 83%। मतलब उसने ना दो एक्टिविटीज लेवल दे दी है, ठीक है। 80% पे ये कॉस्ट है, 90% पे ये कॉस्ट है, वो पूछा 83% पे क्या कॉस्ट है, ठीक है।
अब बेसिकली यहाँ पे ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें इस चीज का नहीं पता कि इनमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स कॉस्ट कौन सी है। अमूमन नॉर्मली वैसे हमें पता है, नॉर्मली पता है, नॉर्मली मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि भाई डायरेक्ट मटेरियल जो है वो है क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट जहाँ लिखा होगा वो तो है ही वेरिएबल, डायरेक्ट जहां लिखा होगा वेरिएबल। लेकिन पता है क्या, ये तो वेरिएबल है, इसको तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हमें पता है कि 80% पे 2400 है, 90% पे 2700 है, डायरेक्टली 83 के मुताबिक निकाल लेंगे, ये तो इजी सा काम है। इसको मतलब हम करेंगे किस तरह, मैं आपको अगर करके दिखाऊं थोड़ा बहुत, वो इस तरह होगा। सिंपली हमने क्या करना है कि हमें पता है कि 80% पे कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है 2400, और 80 और 90% पे है 2700। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी जो एक्टिविटी होती है उस पे उसको डिवाइड कर दिया जाए तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना, जिस तरह तो कॉस्ट हम निकालेंगे, कॉस्ट एक परसेंटेज की कॉस्ट, मतलब कि वैसे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास हो गया यार 100 यूनिट्स पे ये कॉस्ट है वेरिएबल की और 200 पे ये है, तो हम यही करते हैं ना कि उसको टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट्स पे डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें से भी किसी एक ही कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर परसेंटेज निकाल लो, यानी 1% पे निकाल लो कितनी कॉस्ट आएगी डायरेक्ट मटेरियल की, तो 1% पे निकालने के लिए यही करोगे ना कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो उसकी परसेंटेज से। दोनों में से किसी को भी कर लो, कॉस्ट पर यूनिट यानी यहाँ पे 1% की कॉस्ट इक्वली आएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल, और वेरिएबल का जो पर यूनिट चीज होती है ना जिसपे वो डिवाइड किया जाता है वो सेम रहता है। अगर हम देख देख लो चाहे 24 को डायरेक्टली 80 पे डिवाइड करोगे ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इस पे करेंगे ये भी 30 आ जाएगा, ठीक है ना। 27 को 90 पे डिवाइड किया, सिंपली वही चीज की है जो यूनिट पर यूनिट पे डिवाइड करते हैं, सीधा परसेंटेज निकाली, मतलब 1% पे अगर आंसर ये 30 ही है, दोनों में देख लो 30 आएगा। क्यों? क्योंकि नेचर जो वेरिएबल है, तो नेचर जो वेरिएबल होती है उसका पर यूनिट हमेशा ये आता है। खैर अब देखो 30 आ गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल की अगर हम बात करें तो 83% पे क्या होगा, अगर 1% पे 30 है तो 83% पे क्या होगा वो डायरेक्टली हम देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं परसेंटेज इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि परसेंटेज मैंने यहाँ पे भी लगाता, फिर वहां 83 पे भी लगाता, तो वो बड़ा एक इशू हो जाता है। 30 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 83 से, ठीक है। मैं करता हूँ 30 इंटू 83, 2490। पहली तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकले, उसने मांगी है टोटल कॉस्ट फॉर 83%, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल निकाली है। लेबर के साथ भी देखते हैं कि क्या लेबर वेरिएबल है या फिक्स। फिक्स है? फिक्स तो नहीं है, फिक्स होती तो ये दोनों सेम होती, फिक्स होती तो ये दोनों सेम होती, फिक्स तो है ही नहीं ना। लेबर फिक्स भी हो सकती है ना, लेबर अगर, लेबर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जो बंदे, वो सॉरी ये जो फैक्ट्री के अंदर जो गार्ड है उसकी सैलरी फिक्स भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि वो ना हो। लेकिन देख लेते हैं कि क्या ये वेरिएबल है। वेरिएबल का वैसे ही पता चलेगा ना कि अगर हम डिवाइड करके देखेंगे, तो अगर हम 2120 को लेबर कॉस्ट को 80 पे डिवाइड करें और अगर हम 2160 को 90 पे डिवाइड करें, अगर तो दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या कॉस्ट है, ये है वेरिएबल कॉस्ट। देख लेते हैं 2160 है हमारे पास 90% पे, ये आ रही है 24, और 2120 हमारे पास है 80% पे 226.5। ये मसला आ गया, इनकी कॉस्ट पर यूनिट भी सेम नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड को देखते हैं, क्या इनकी कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रही है, 4060 डिवाइडेड बाई 80 50.75, और 4080 डिवाइडेड बाई 90 यार 45.33। यानी यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि भाई लेबर के साथ उसने डायरेक्ट नहीं लगाया है, इस जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि उसको पता है कि डायरेक्ट अगर मैंने लिखा हो ना तो सीधी सीधी बात है वो वेरिएबल बात है, अगर डायरेक्ट लिखा होता तो वेरिएबल है, ठीक है ना। लेबर में फिक्स और वेरिएबल दोनों भी हो सकते हैं। अब इशू क्या आ गया, इशू तो ये आ गया कि भाई, इशू क्या आ गया, इशू ये आ गया कि क्या कहते हैं, इसको फिर कैसे डील करें, हम 83 पे कैसे निकालें।
क्योंकि कुछ हिस्सा फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। लेकिन हमने सीखा हुआ है, हम कोई बच्चे नहीं है, हमें सीखा हुआ है कि भाई जब हमारे पास ऐसी कोई कॉस्ट आ जाए जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों एलिमेंट हो, उनको अलहदा किस तरह किया जाता है, उनको अलहदा किया जाता है हाई लो मेथड से। हाई लो मेथड यूज करेंगे और उससे हम उनको अलहदा कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको अगर थोड़ा सवाल आसान करना है ना, आसान करना है, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जब परसेंटेज आए तो परसेंटेज को इग्नोर कर दो, परसेंटेज को समझो यूनिट्स ही है जब हाई लो लगाना है, यूनिट्स ही है। अगर हाईलाइट नहीं भी लगाना ना तो नॉर्मली देखो, मैंने यहाँ पे भी उसको, जब मैंने ये सवाल किया था इसको मैंने यूनिट ही समझा था। मैंने कहा इसको फारिग रहो, इसको इग्नोर मारो, समझो ये यूनिट्स ही है, डायरेक्टली पर कोर्स पर यूनिट ही समझो इनको, कोर्स पर यूनिट ही समझ के कर दोगे ना, वो भी आंसर ठीक आ जाएगा। ये समझो 80 यूनिट्स ही है, ये 90 यूनिट्स ही है, ठीक है। अच्छा, उस लिहाज से करते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड। अब देखो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं ना कि देखो हम लेबर का पे अलहदा हाइलो लगाएंगे और प्रोडक्शन ओवरहेड पे अलहदा हाइलो लगाएंगे, आंसर तब भी ठीक आ जाएगा। लेकिन हमें हाइलो 2 मरतबा लगाना पड़ेगा। अगर आपने लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों पे हाइलो लगाना है तो आप 1 मरतबा ही लगा लो। अब 1 मरतबा लगाने का मतलब ये है कि आपको पता है ना कि एक्टिविटी लेवल 80 और 90 ही है, एक्टिविटी लेवल लेबर और ओवरहेड का चेंज नहीं है, 80 और 90 है। हम क्या करते हैं, लेबर और ओवरहेड को ऐड कर लेते हैं, लेबर दोनों एक्टिविटी लेवल पे लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड कर लेंगे। बाद में जो आएगा ना उसको फिर लैदा करने की जरूरत भी नहीं ना, हम डायरेक्टली हम शो ये करेंगे कि लेबर और ओवरहेड दोनों है 83% पे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको, हाई लो अगर लगाए तो अभी मैं करने लगा लेबर और ओवरहेड का हमारे पास इकट्ठा आंसर आएगा कोई ना कोई, ठीक है ना, जो हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पे करने लगा हूँ वर्किंग, वर्किंग में यहाँ शो करने लगा हूँ। वर्किंग क्या है कि सबसे पहले हमने देखना है लेबर और ओवरहेड की टोटल कॉस्ट कितनी है, लेबर और ओवरहेड की। एक हमारे पास परसेंटेज है 80%, एक हमारे पास परसेंटेज है 90%, ऐसा ही है, ठीक है। लेबर की हमारे पास कॉस्ट थी 2120 और 4060, 2120 4060 2160 और 4080। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इतना लंबा सवाल है, इतना लंबा सवाल कोई नहीं है ये, जस्ट मैं आपको ना डीप जाके बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। जब ये आपको चीज आती होगी ना तो उस वक्त तो आपके लिए बड़ा ये आसान काम हो जाएगा। एक दो दफा प्रैक्टिस की जरूरत है। दोनों को ऐड करते हैं, 2120 प्लस 4060, ये आ जाएगा 6180 और ये आ जाएगा 041, उधर गया 2 और 66240। मैंने आपको कहा कि इसको परसेंटेज में ना लिखो, आप इसको आसान करो, ये समझो यूनिट्स ही हैं, ये यूनिट्स हैं और हमें 83 यूनिट पे कॉस्ट चाहिए, बस परसेंटेज में ना जाओ, सिंपली करो। अब देखो हमें आगे तो हमें पता ही है कि कैसे करना है। सबसे पहले बी निकालते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारे पास हाईएस्ट एक्टिविटी, ये आ गई लोएस्ट एक्टिविटी, ठीक है। बी यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली जाती थी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकाली जाती थी कि कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी क्या है 90, 90 पे टोटल कॉस्ट कितनी है 6240, माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी 6180 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। सिंपली वही जो ऑयल चैप्टर नंबर 1 में, MA2 में भी पढ़ा हुआ है और अभी भी पढ़ रहे हैं, 80 डिवाइडेड बाय 10, 6 पर यूनिट, 6 पर यूनिट। अगर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो 83 यूनिट्स पे क्या होगी, 83 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, तो 83 यूनिट्स यानी 83% पे है, लेकिन मैंने आपको कहा यूनिट लेके चलना है तो 83 यूनिट ही समझो, 83 यूनिट पे होगी 83 यूनिट इंटू 6, ये हमारे पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो अलहदा हो गई। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को क्यों अलहदा किया था, क्योंकि हम फिर 83% में निकाल नहीं ना सकते थे ना, 83 इंटू 6 498, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आ गई 498। अब हमें निकालनी है फिक्स। अब देखो लेबर और ओवरहेड में हमने हमें टोटल निकालनी ना, यानी वेरिएबल भी ऐड करेंगे और फिक्स भी ऐड करेंगे ना, लेकिन अभी तक सिर्फ हमारे पास वेरिएबल आई है कितनी 498। फिक्स वाली एलिमेंट भी अभी हम डालते हैं इसमें, ठीक है। फिक्स वाला एलिमेंट कैसे निकालना है, वही हाई लो ए कैसे निकालते थे, मैंने आपको फिक्स हाई लो से फिक्स निकालने का तरीका ऐसे सिखाया था कि कोई भी एक एक्टिविटी ले लो, हम ना लो एक्टिविटी ले लेते हैं, यूजिंग लो एक्टिविटी। लो एक्टिविटी यानी 80 यूनिट्स पे देखते हैं। अब 80 यूनिट्स के मुताबिक हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू, वैसे फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसा ही होता है ना। y होती है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें पता है, टोटल कॉस्ट है 6180 लोएस्ट एक्टिविटी पे,
ए हमने निकालना है, बी हमें पता है अभी आया है बी 6 पर यूनिट, और एक्स हमारे पास यूनिट्स कितने हैं 80, क्योंकि 80 पे चेक कर रहे हैं। ए प्लस 80 इंटू 60 480, ये 6180, तो 6180 माइनस 480, वहां पे प्लस हो रहा था यहाँ पे माइनस हो गया, इधर ए रह गया, तो ए हमारे पास क्या आ गया, यानी फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई 6180 माइनस 480, ये आ गई 5700। ठीक है, 5700 हमारे पास आ गई फिक्स कॉस्ट। मैंने इकट्ठे दोनों को कर दिया, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर लेबर होती ना वेरिएबल, तो फिर मैं लेबर के लिए डायरेक्टली जैसे मैंने मटेरियल के लिए किया ना, वो लेबर के लिए करता और ओवरहेड्स के लिए अलग हाई लो करता, ठीक है ना। लेकिन उसने कहा कि भाई उसने लेबर को भी इस तरह रखा था, इस वजह से मैंने दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों का आंसर आपके पास आ जाता है 576198। ठीक है, ये आ गया मेरे पास लेबर और ओवरहेड, और ऊपर है डायरेक्ट मटेरियल, तीनों 83% पे आ गई होंगी ना, तो मैं ऐड कर देता हूँ, ये आ जाएगा 8688, मैंने ऐड किया दोनों को 8688। यहाँ पे कोई ऐसा आंसर है 8688 15.6 का डेल्टा।